बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको विभवमापी पढ़ाया था, उसका सिद्धांत पढ़ाया था और उसके अनुप्रयोग समझाए थे। किस तरह से हम विभवमापी द्वारा दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, कैसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो चैप्टर तो एक फिनिश हो गया। एक मेरे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट ने मुझसे एक प्रश्न रखा कि सर प्लीज़ अगली वीडियो में बताइए कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभवमापी से नापना श्रेष्ठ होता है क्यों। या हम इसी क्वेश्चन को यदि हम देखें तो हम देखें 2000 में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट मीटर से नहीं नापा जाता क्यों। इसी क्वेश्चन को फिर रिपीट हुआ ये कि वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभवमापी श्रेष्ठ है क्यों। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जानिए बच्चों। देखिए, वोल्ट मीटर जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, अगली कक्षाओं में पढ़ाएंगे, वोल्ट मीटर का बच्चों कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। और जब उनका प्रतिरोध होता है तो क्या होता है कि जब हम सेल का विद्युत वाहक बल नापते हैं किसी वोल्ट मीटर की सहायता से, जैसे मान लो ये सेल है और हमने इसका विद्युत वाहक बल मापा किसकी सहायता से, किसी वोल्ट मीटर की सहायता से, तो क्या होगा कि ये सेल से प्रवाहित, वैसे एक बात और याद रखना आप कि आप इसे मान लो ये लोड रेजिस्टेंस है तो वोल्ट मीटर को हमेशा ही हम कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये धारा का कुछ ना कुछ भाग अवश्य ग्रहण कर लेता है। जब हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट मीटर की सहायता से मापते हैं तो वोल्ट मीटर सेल से प्रवाहित धारा का कुछ भाग ग्रहण कर लेता है, जिससे सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण वोल्ट मीटर द्वारा नापा गया विभव या विद्युत वाहक बल E माइनस आई आर के बराबर होता है। तो निश्चित सी बात है, वोल्ट मीटर क्या नहीं नाप रहा, E की वैल्यू नहीं नाप रहा, E से कुछ कम नापता है ना। जबकि विभवमापी द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल शून्य विक्षेप की अवस्था में निकाला जाता है, अर्थात जब गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य होता है तो वो एक तरह से खुला परिपथ होता है। और जब वो बच्चों खुला परिपथ होता है, मतलब सेल से कोई धारा ली नहीं जा रही, तो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर किसके बराबर होता है, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यही कारण है कि विभवमापी द्वारा मापा गया किसी सेल का विद्युत वाहक बल एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सही होता है वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए विद्युत वाहक बल की तुलना में। तो एक क्वेश्चन के रूप में लिख लीजिए, लिखिए क्वेश्चन, विभवमापी वोल्ट मीटर से या वोल्ट मीटर की तुलना में श्रेष्ठ होता है क्यों। श्रेष्ठ होता है क्यों। ये बच्चों ये 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद भी शायद 2001 में पूछा गया कि वोल्ट मीटर की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्यों नहीं मापा जाता। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि जब किसी सेल का विद्युत वाहक बल वोल्ट मीटर की सहायता से मापा जाता है तो वोल्ट मीटर द्वारा सेल से प्रवाहित धारा का कुछ मान ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे यह एक खुला परिपथ नहीं होता, तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण
सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभव के मान में पतन होता है, अर्थात सेल के द्वारा मापा गया विभवांतर V बराबर E माइनस IR होता है, जो कि सेल के विद्युत वाहक बल से सदैव कम होता है। दूसरी तरफ जब हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल किसी विभवमापी द्वारा ज्ञात करते हैं, जब हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल किसी विभवमापी द्वारा ज्ञात करते हैं तो शून्य विक्षेप की स्थिति में धारा का मान शून्य होता है, जिससे सेल एक खुले परिपथ की भांति व्यवहार करती है तथा विभवमापी द्वारा मापा गया विभव सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्लियर। नंबर 2 आप लिख सकते हैं कि देखिए, जब हम सेल से विद्युत वाहक बल सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं विभवमापी की सहायता से, तो शून्य विक्षेप की स्थिति पढ़ने में कोई त्रुटि की संभावना नहीं होती, जबकि वोल्ट मीटर से किसी सेल का विद्युत वाहक बल देखने में कुछ त्रुटि की संभावना रहती है। ठीक, यही कारण है कि विभवमापी वोल्ट मीटर की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता है। क्लियर। अब बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर के कुछ NCERT के न्यूमेरिकल्स कराता हूं। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें ना कर सके। तो मेरे हाथ में ये NCERT की बुक है, लेकिन परेशानी ये है कि ये इंग्लिश वर्जन है, तो मैं आपको हिंदी में इसे ट्रांसलेट करके आपको न्यूमेरिकल समझा दूंगा। अब ये एक्सरसाइज देखिए इसकी बच्चों। क्योंकि सोल्ड एग्जाम्पल तो आप खुद भी कर सकते हैं, यदि ना होते हैं तो आप मुझे लिख भेज दीजिएगा, मैं सोल्व कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3.1 आपके पास सबके बुक होगी, नहीं तो आप आजकल बहुत सारे ऐप हैं, उनसे आप देख सकते हैं। ये कह रहा है कि किसी कार की एक संचायक बैटरी का EMF 12 वोल्ट है। किसी कार की संचायक बैटरी का वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि इस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो इस बैटरी से अधिकतम कितनी धारा प्राप्त की जा सकती है। क्लियर हो गया बच्चों। अब हमें देखिए क्या दिया, हमें बच्चों एक तो दिया सेल बैटरी का विद्युत वाहक बल, वो कितना दिया 12 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया 0.4 ओम। निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है अधिकतम धारा I मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट, अधिकतम धारा हम कितनी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हमने आपको एक सूत्र बताया था, समीकरण से क्या रिलेशन था, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R तो बच्चों होता था लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, और स्मॉल r होता था सेल का आंतरिक प्रतिरोध, E सेल का विद्युत वाहक बल और I धारा, सेल से प्रवाहित धारा। अब ये देखिए, आप खुद सोचिए कि धारा का मान अधिकतम कब हो सकता है, जब बच्चों हर का मान न्यूनतम हो। ठीक है, अब हर का मान न्यूनतम कब हो, इस स्मॉल r को, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को तो हम खत्म नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। हाँ, लोड रेजिस्टेंस जो हम लगाते हैं वो तो अपनी इच्छा से लगाते हैं, तो हम लोड रेजिस्टेंस को शून्य मान सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए क्या आ गया बच्चों हमारे पास, R बहुत कम होना चाहिए किससे, स्मॉल r से। उस स्थिति में R प्लस R अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R, तब
ये सॉरी स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है किससे, आर से, तब आई मैक्सिमम क्या आया बच्चों, ई अपॉन आर। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, ई की वैल्यू 12 वोल्ट और आर की वैल्यू 0.4। ये पॉइंट हटाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, तो कितना हो गया 30 एम्पियर। ठीक है, समझ में आया आपको, गुड। तो ये इसके अगले क्वेश्चन भी इसी तरह के हैं, आप इन्हें करिए। इसके बाद में आता हूं बच्चों आपसे क्वेश्चन नंबर 3.3। क्वेश्चन नंबर 3.3 ये कहता है कि 3 प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ए पार्ट है इस क्वेश्चन का, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हमें 3 रेजिस्टेंस दिए हुए बच्चों, R1 कितना दिया 1 ओम, R2 कितना दिया 2 ओम, R3 कितना दिया 3 ओम, और ये कैसे जुड़े हुए हैं बच्चों, श्रेणी क्रम में। तो हमें इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, आर सीरीज की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो वो क्या होता है फार्मूला, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू पुट कीजिए तो आर एस इक्वल टू R1 1 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम। तो ये वैल्यné आ गई बच्चों आर एस इक्वल टू 2 और 3 5 और 1 6 ओम। क्लियर हुआ, ये इसका ए पार्ट था। अब बी पार्ट में ये कहता है कि यदि इस समायोजन को 20 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए, यदि इस समायोजन को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, तब पोटेंशियल ड्रॉप, विभव पतन प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में देखिए, मैं आपको फिगर बनाकर और क्लियर करता हूं। ये बच्चों R1, ये R2 और ये R3, ये R1, ये R2 और ये R3, और ये हमने जोड़ दिया एक बैटरी से, और बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है बच्चों 12 वोल्ट। ई की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट। तो हमें क्या निकालना है, विभव पतन निकालना है। विभव पतन मतलब प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभव का मान कितना होगा। तो यहाँ विभव पतन V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3। क्लियर। अब देखिए, पहले हम निकालेंगे तुल्य धारा। आंतरिक प्रतिरोध तो उसने नगण्य दे रखा है बैटरी का, तो स्मॉल r बराबर 0, स्मॉल r बराबर 0। क्लियर। तो पहले आप तुल्य धारा ज्ञात करेंगे इसमें। तो आप ये कहेंगे कि बी पार्ट में परिपथ में तुल्य धारा, तो देखिए ये रिलेशन हमारे पास हमने आपको पढ़ाया था, I इक्वल टू तुल्य वैद्युत वाहक बल, तुल्य वैद्युत वाहक बल E, तुल्य प्रतिरोध R एस सीरीज में प्लस स्मॉल r। चूंकि स्मॉल r बराबर 0, तो I बराबर E अपॉन आर एस। तो देखिए क्या आई वैल्यू, E की वैल्यू 12 वोल्ट और R की वैल्यू कितनी है बच्चों 6, तो इसमें धारा आ गई 2 एम्पियर। ठीक। अब आप जानते हैं श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता, तो I कितनी आ गई 2 एम्पियर। तो
तब V1 बराबर I तो एक जैसी बच्चों IR1, I की वैल्यू कितनी 2 और R1 कितना है हमारे पास, देखिए R1 की वैल्यू 1 ओम, तो कितनी हो गई 2 वोल्ट। V2 इक्वल टू IR2, I की वैल्यू देखो 2, R2 कितना 2, तो कितना आया 4 वोल्ट। और V3 बच्चों कितना आ गया IR3, I हमारे पास 2 एम्पियर, R3 3, तो कितना आ गया 6 वोल्ट। अब देखिए हम यहाँ से अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। हमने श्रेणी क्रम में जब आपको प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाया था तो हमने ये बताया था कि कुल विभव पतन लगाए गए विभवांतर के बराबर होता है। अब लगाया गया विभवांतर कितना 12 वोल्ट। अब देख लीजिए, जोड़िए V1 प्लस V2 प्लस V3 करिए, 2 + 4 6 वोल्ट और 6 12 वोल्ट। तो इसका मतलब योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने आपको प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव पढ़ाया था, ये उस पर आधारित प्रश्न है। देखिए 3.5 देखिए, क्वेश्चन 3.5। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब कमरे के ताप पर, तो कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस पर एक तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। तो R 27 डिग्री सेल्सियस पर कितना है बच्चों हमारे पास प्रतिरोध 100 ओम। इस तापन अवयव का किस ताप पर प्रतिरोध 117 ओम होगा। मतलब RT, मान लो अज्ञात ताप T है, तो वो RT पर प्रतिरोध कितना है बच्चों 117 ओम। क्लियर। क्या कहता है, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा हमने आपको बताया था, वो है 1.70 गुणा 10 की घात -4 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें T का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए हम बहुत आसान विधि आपको सिखाएंगे। क्या सूत्र है हमारे पास, समीकरण से RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा। अब यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि T1 0 डिग्री सेल्सियस होता तो यहाँ अल्फा T लिख देते, लेकिन यहाँ T1 0 नहीं है, T1 कितना है 27 और T2 कितना है T। तो बेटा T - 27 ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आप ये देखिए कि प्रतिरोध बड़ा है तो निश्चित सी बात है ताप का मान बड़ा है, T2 का मान T1 से ज़्यादा है। तो या एक चलो लाइन में और बढ़ा देता हूँ आपको, आप ये कहेंगे T2 - T1। तो ये आ गया हमारे पास बच्चों RT अपॉन R0 इक्वल टू 1 प्लस, देखिए अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए 1.7 10⁻⁻⁴। T2 बच्चों T है, T1 कितना है 27। तो RT की वैल्यू रखिए 117, R0 की सॉरी R0 नहीं रखेंगे, यहाँ पर R27 रखेंगे, ये R27 रखेंगे क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमें प्रतिरोध नहीं दिया हुआ, उसने हमें 27 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ, तो R0 को हम क्या रहेंगे 27 डिग्री सेल्सियस। तो R27 कितना है हमारे पास 100 इक्वल टू, देखिए 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू T - 27। तो ये आ गया बच्चों 1.17, ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे, -1
इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻4 इंटू t-27। ठीक है। अब देखिए ये बच्चों हमारे पास बचा 0.17 इक्वल टू 1.7 10⁻⁻4 इंटू t-27। इसको अपोन में लाइए, 0.17 अपॉन 1.7 10⁻⁻4 इक्वल टू t-27। ये 10⁻4 ऊपर जाके प्लस की तो 0.17 इंटू 10⁻4 अपॉन 1.7 इक्वल टू t-27। तो देखिए एक डेसिमल से तो डेसिमल यहाँ आ गई, एक से पॉइंट हटा दो तो 17/17 इंटू 10⁻3 इक्वल टू t-27। ये से कैंसिल तो 1000 इक्वल टू t-27। तो t इक्वल टू 1000 प्लस 27। तो t की वैल्यू बच्चों 1027 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और मैं आप जो भी प्रॉब्लम पूछेंगे मुझसे तो मैं निश्चित रूप से आपको उनका आंसर कराऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में कल मैं कुछ आपको और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम कराऊंगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे।